नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है फॉरेस्ट्री या वानिकी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो फॉरेस्ट्री या वानिकी है ये हमारे हॉर्टिकल्चर 112 का एक हमारे पार्ट है, ठीक है ना। तो हम हॉर्टिकल्चर 112 के अंदर हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट्री, उसके बारे में हम चर्चा करने वाला। जो फॉरेस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर इसका 3 हो जाएगा। तो इसका लेक्चर नंबर 3 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके बाद में हमने लेक्चर 2 के अंदर हमने फॉरेस्ट्री का अर्थ क्या होता है वो उसके बारे में देखने का प्रयास किया था। उसके बाद में हमने फॉरेस्ट्री या वानिकी से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली या टर्मिनोलॉजी थी उनके बारे में हमने लेक्चर 2 के अंदर देखा था। और आज हम देखने वाले हैं फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन, या हम कह सकते हैं फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंदर जो वन है उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है उनके बारे में देखेंगे। इन फॉरेस्ट का वर्गीकरण देखने से पहले हम एक लेआउट में देख लेते हैं कि जो प्रमुख शब्दावलियां थी वो कौन कौन सी थी, उनको एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमने फॉरेस्ट्री के अंदर हमने देखा था इसका शब्दावली देखी थी कल हमने, तो उन्हीं शब्दावली को हम एक बार फिर से दोहराते हैं। वो शब्दावली हमने कौन कौन सी देखी थी, ठीक है ना, उनके बारे में हम देखते हैं। तो ये प्रमुख शब्दावलियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी तो उनके बारे में हमने देखें। तो हमने जो शब्दावलियाँ देखी थी उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था जो वृक्ष का जो मुख्य जो तना होता है, यानी कि वृक्ष का मुख्य तना कौन सा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वृक्ष का मुख्य तना हो गया। इस तने को क्या नाम देते हैं, यानी कि मेन स्टेम। मेन स्टेम, ये नाम मेन स्टेम को हम किस नाम से जानते हैं तो बोले के नाम से जानते हैं। यानी फॉरेस्ट्री में जो मेन स्टेम होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, बोले के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें, जो मेन स्टेम होता है ये हमारा इसका क्या होगा, मेन स्टेम हो गया। ये उसका कौन सा वाला ऊपर वाला भाग हो गया, और ये इसका जो मुख्य तना है उसके नीचे वाला भाग हो गया। अब बात करें जो नीचे वाला जो मुख्य तने का जो भाग है ये किस प्रकार का चौड़ा है, और ऊपर वाला जो भाग है वो किस प्रकार का सकड़ा है। तो इस जो नीचे से ऐसा या मुख्य तना, वह मुख्य तना जो ऊपर से सकड़ा और नीचे से चौड़ा होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम ठोकर कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोकर कहते हैं। ये भी हमको पता होना चाहिए। ये भी शब्दावली हमने कल देखी थी। तो 2 प्रमुख शब्दावली हो जाएगी। एक तो बोले क्या होता है, मेन स्टेम को बोले कहते हैं, और बोले के ही ऊपरी भाग जो सकड़ा होता है और नीचे का भाग जो चौड़ा होता है उसे हम ठोकर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें, यानी कि जो बोले के ऊपर का जो भाग होता है, यानी कि बोले के ऊपर का जो भाग होता है ये वाला भाग क्या कहलाता है, हमारे क्राउन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है, ठीक है ना। ये वाला भाग क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये तो हो गया हमारा क्राउन हो गया। उसके बाद बात करें कई सारी हमारे क्राउन की जो लेयर्स दिखाई देती है, क्राउन की लेयर, जब क्राउन की कई सारी लेयर्स दिखाई देती हैं तब उसे हम क्या नाम देते हैं, कैनोपी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कैनोपी। कैनोपी, तो कैनोपी क्या होती है, तो क्राउन की कई सारी परतें दिखाई देती हैं। जब हम फॉरेस्ट को ऊपर से देखते हैं तो क्राउन की कई सारी लेयर दिखाई देती है, उसे हम कैनोपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चर्चा करें, जब हम क्या करते हैं, ये हमारा फॉरेस्ट हो गया। और फॉरेस्ट को जब हम क्या करते हैं, या फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ होते हैं या वृक्ष होते हैं उनको हम क्या करते हैं, 1 फीट भूमि की सतह से यदि काट देते हैं, यानी कि 1 फीट भूमि की सतह से इनको काट देते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि एक भूमि की सतह से 1 फीट ऊपर से जब इसको काट देते हैं और काटने के बाद में यहाँ से कई सारी कलियाँ या कई सारी दूसरी शाखाएं निकलती हैं, उस शाखा से जब नए पौधे का निर्माण होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, कोपिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोपिस कहते हैं, ठीक है ना। ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और जब हम इसी वृक्ष को भूमि की सतह से लगभग 8 से 9 फीट ऊपर से काटते हैं, जब 8 से 9 फीट ऊपर से काटा जाता है तब इसे हम क्या कहते हैं, पोलार्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलार्डिंग कहते हैं। ये भी हमने कल देखा था। नेक्स्ट चर्चा करें हम, उसके बाद में जो ये वृक्ष होता है, वृक्ष के ऊपर यदि कोई कीट या रोग का आक्रमण हो जाता है तो उसे उस जंगल से या वन से हटाया जाता है, तब उसे हम हटाया जाता है तो उसके लिए हम उस वृक्ष को काटते हैं। उस कट को हम क्या कहते हैं, सल्वेज कट। सल्वेज कट या सल्वेज कटिंग के नाम से जानते हैं। और जब सल्वेज कटिंग की जाती है, सल्वेज कटिंग करने के बाद में हम जब उसे जलाने के काम में लेते हैं तब उसे हम जलाने के काम में लेते हैं तब उसे हम एक अलग नाम से जानते हैं। ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो प्रमुख शब्दावलियों हमने कौन कौन सी देखी, कोपिस क्या होता है, पोलार्डिंग, बोले क्या होता है, क्राउन क्या होता है, कैनोपी और ठोकर, ये प्रमुख शब्दावली होती है। और सल्वेज कट होता है। ये इसके बारे में हमने देखने का प्रयास किया, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ये प्रमुख शब्दावलियाँ थी जो हमने कल डिस्कस की थी। और ये हमारे जब तक हम फॉरेस्ट्री पढ़ते रहेंगे तब तक इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। प्रमुख शब्दावलियाँ थी, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि कल ये डायग्राम रह गया था, आज हमने इस डायग्राम के माध्यम से जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं वो प्रमुख शब्दावली हमने देखने का प्रयास किया। उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा और आगे बढ़े। अब हम देखते हैं प्रमुख फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, यानी कि भारत के अंदर जो फॉरेस्ट वन है उसका किस प्रकार से वर्गीकरण हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। क्या होगा, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन की बात करें
तो फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो इंडिया के अंदर अलग अलग आधार पर किया गया। तो सबसे पहले हम आधार देखेंगे या बेस देखेंगे कि किस किस आधार पर हम फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आधार की चर्चा करते हैं, उसके बाद में उसके अंदर कौन कौन से फॉरेस्ट आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें आधार पता होना चाहिए कि हम किस आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या जंगल का या वन का हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट बात करें तो हम बात करें स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। नंबर सेकंड बात करें, पहला तो हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर फॉरेस्ट का वर्गीकरण। नंबर सेकंड आ जाएगा हमारे जो नंबर सेकंड जो क्लासिफिकेशन आएगा वो हो जाएगा हमारे आयु के आधार पर, आयु के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड होगा हमारे, पहला हो जाएगा स्वामित्व यानी ओनरशिप के आधार पर, और नंबर सेकंड हो जाएगा एज के आधार पर यानी आयु के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। नंबर थर्ड हो जाएगा कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर यानी फंक्शन के आधार पर फॉरेस्ट का वर्गीकरण। नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ होगा हमारे लीगली, या हम कह सकते हैं लीगली को हम कह सकते हैं क्या सेवा, या हम कह सकते हैं प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर, ठीक है ना, प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर या लीगली बेस्ड ऑन लीगल। नंबर फिफ्थ की बात करें तो नंबर फिफ्थ हो जाएगा हमारे रीजनरेशन या पुनर्जनन के आधार पर। किसके आधार पर? पुनर्जनन के आधार पर, यानी कि फॉरेस्ट का पुनर्जनन किस प्रकार से हो रहा है उसके आधार पर। नंबर सिक्स हो जाएगा हमारे वन नीति के आधार पर, वन नीति के आधार पर वन का वर्गीकरण। तो स्वामित्व या ओनरशिप के बेस पे, एज के आधार पर। नंबर बात करें फंक्शन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर। नेक्स्ट बात करें लीगली, और नंबर फिफ्थ हो जाएगा रीजनरेशन वो फॉरेस्ट, और नंबर सिक्स हो जाएगा फॉरेस्ट पॉलिसी। यानी कि हम जो फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो हम 6 आधार पर पढ़ेंगे। कौन कौन सा? स्वामित्व के आधार पर, आयु के आधार पर, कार्य के आधार पर, प्रशासनिक दृष्टि या लीगल, और नंबर फिफ्थ हो जाएगा पुनर्जनन यानी रीजनरेशन के आधार पर फॉरेस्ट का वर्गीकरण, और वन नीति के आधार पर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे नंबर 7, वो उसे हम स्टार लगा के पढ़ेंगे, और वो हो जाएगा हमारे जलवायु या पारिस्थितिकी के आधार पर, पारिस्थितिकी के आधार पर जब वन का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो हम 7 आधार पर हम फॉरेस्ट का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इन सभी के नाम पता होना चाहिए। स्वामित्व के आधार पर, आयु के आधार पर पढ़ेंगे, कार्य के आधार पर, प्रशासनिक दृष्टि, पुनर्जनन, वन नीति और जलवायु के आधार पर पढ़ेंगे। अब इनके अंदर भी जो फॉरेस्ट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें अगर आधार पता होगा तो उसके अंदर कौन कौन से फॉरेस्ट आते हैं, उनके नाम क्या हो, उनके बारे में हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनके नाम देखते हैं, उसके बाद में हम इनको एक एक करके देखेंगे कि हम किस प्रकार से फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओनरशिप या स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप या स्वामित्व के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो हम बात करें ओनरशिप या स्वामित्व के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके आधार पर जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? फॉरेस्ट को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर, नंबर ए हो जाएगा गवर्नमेंट फॉरेस्ट, नंबर फर्स्ट हो जाएगा गवर्नमेंट फॉरेस्ट। नंबर सेकंड की बात करें तो पब्लिक फॉरेस्ट। नंबर सी की बात करें तो नंबर सी हो जाएगा सोशल या कोऑपरेटिव फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर जो जंगल होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट होता है हमारे गवर्नमेंट फॉरेस्ट, नंबर सेकंड होता है पब्लिक फॉरेस्ट, और नंबर थर्ड की बात करें तो सोशल या कोऑपरेटिव फॉरेस्ट होता है। अब इनके बारे में हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं? तो इनके आधार पर हम लिख सकते हैं गवर्नमेंट फॉरेस्ट की बात करें तो गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट होते हैं ये भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा घोषित किए जाते हैं, जो कि राष्ट्रीय पार्क या हम कह सकते हैं नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किए जाते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किए जाते हैं, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में इनको घोषित किया जाता है। जब इनका किसी फॉरेस्ट या जंगल के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है तो ऐसे जंगल को हम या ऐसे वनों को हम गवर्नमेंट फॉरेस्ट कहते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में जो लगभग 96% जो फॉरेस्ट हैं वो किस प्रकार के फॉरेस्ट हैं? तो वो हो जाएंगे हमारे गवर्नमेंट फॉरेस्ट की श्रेणी में आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें पब्लिक फॉरेस्ट। पब्लिक फॉरेस्ट क्या होता है? तो वह फॉरेस्ट या वह जंगल या वह वन जो पब्लिक
के या पब्लिक जहाँ पर रहती है उसके आसपास अगर कोई वन होता है तो ऐसे वनों को हम पब्लिक फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। सोशल या कोऑपरेटिव फॉरेस्ट की बात करें तो कोई ऐसी निजी संस्था होती है या कोई एनजीओ होता है जो किसी फॉरेस्ट का निर्माण करता है या किसी एनजीओ के द्वारा किसी फॉरेस्ट की देखरेख की जाती है, तो ऐसे फॉरेस्ट को हम कोऑपरेटिव या सोशल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो जो स्वामित्व के आधार पर जो फॉरेस्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है हमारे पब्लिक फॉरेस्ट, नंबर सेकंड गवर्नमेंट फॉरेस्ट और नंबर थर्ड होता है सोशल या कोऑपरेटिव फॉरेस्ट। ये जो क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम अपने हिसाब से कुछ चीजें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम बात करें जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट होता है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, जिसके अंदर उसका जो नियंत्रण होता है, उसके ऊपर जो फॉरेस्ट होता है उसके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है, जिसके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है। जिसके अंदर हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा हम सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं? गवर्नमेंट फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। नंबर सेकंड हम चर्चा करते हैं, अगला जो हमारा फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन होगा उस क्लासिफिकेशन की हम चर्चा करते हैं। तो नंबर सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा वो होगा हमारे कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर जंगल का या वन का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो कार्य के आधार पर या बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के आधार पर जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो उनके बारे में देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट ए पर हो जाएगा हमारे प्रोटेक्टिव, या हम कह सकते हैं सुरक्षात्मक वन, या इसी को हम लिख सकते हैं प्रोटेक्शन, इसी को हम लिख सकते हैं क्या? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। नंबर सेकंड बी की बात करें तो नंबर बी पर हो जाएगा हमारे, इसके अंदर हो जाएंगे नंबर फर्स्ट तो हो गया सुरक्षात्मक या प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे प्रोडक्शन फॉरेस्ट। प्रोडक्शन फॉरेस्ट को हम कह सकते हैं उत्पादन युक्त वन, ठीक है। और नंबर सी की बात करें तो नंबर सी हो जाएगा इसके अंदर हमारे, नंबर सी की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा सोशल फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो यह सामाजिक वन। तो इस प्रकार से कार्य के आधार पर जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया, कार्य के आधार पर 3 भागों में किया गया। कौन कौन से? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, प्रोडक्शन फॉरेस्ट और नंबर सेकंड और थर्ड हो जाएगा सोशल फॉरेस्ट। अब इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? तो हम बात करें प्रोटेक्शन फॉरेस्ट या सुरक्षात्मक वनों की बात करें तो ऐसे वन जो किसी न किसी रूप से सुरक्षा का काम करते हैं या किसी चीज को वहां से किसी चीज को हटने में अवरोध का काम करते हैं, ऐसे वनों को हम ऐसे वनों को हम क्या नाम देते हैं? सुरक्षात्मक वन नाम देते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर आ जाएगा। जैसे हम बात करें सोइल इरोजन के रोकने के लिए किस प्रकार के वन आवश्यक होते हैं, तो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट आवश्यक होते हैं। उसके सोइल इरोजन के अंदर हमारा आ जाएगा वाटर इरोजन, जो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होता है, तो वहां पर वाटर इरोजन को रोकने के लिए जो सुरक्षात्मक वन होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और रेगिस्तानों की बात करें तो रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर जो रेगिस्तान के अंदर अत्यधिक तीव्र हवा के कारण वहां पर विंड इरोजन ज्यादा होता है, तो वहां पर भी जो वन होते हैं वो सोइल इरोजन को रोकने का काम करते हैं। तो ऐसे वनों को हम क्या नाम देते हैं? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रोडक्शन फॉरेस्ट या उत्पादन युक्त वन। अब ऐसे वन जहां से हमें उत्पादन प्राप्त होता है, जिसके लिए हम बात करें अगर हमें जलाऊ लकड़ी प्राप्त हो रही है तो ऐसे वनों को हम उत्पादन फॉरेस्ट या उत्पादन वन के नाम से जानेंगे। अगर हमें ईंधन प्राप्त हो रहा है वहां से, या फिर हमें रोजगार प्राप्त हो रहा है, तो जहां से हमें कुछ ना कुछ चीज प्राप्त होती है, ऐसे वनों को हम किस वनों की श्रेणी में रखते हैं? ऐसे वनों को हम प्रोडक्शन फॉरेस्ट की श्रेणी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट बात करें सोशल फॉरेस्ट या सामाजिक वन। सामाजिक वन क्या होते हैं? तो समाज के आसपास या किसी गांव या शहर के आसपास जो मौजूद जो वन होते हैं उन वनों को हम सोशल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब इनसे क्या फायदा होता है? तो इन जो मनुष्य की जो आबादी होती है, अगर उसके आसपास कोई वन पाए जाते हैं तो वहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाते हैं। तो ऐसे वनों को हम किस नाम से जानते हैं? सोशल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो कार्य के आधार पर जो वन होते हैं इनको तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? सुरक्षात्मक वन, उत्पादन वन और सामाजिक वन। 3 प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम चर्चा करें तो नेक्स्ट हमारे हो जाएगा इसके अंदर अगला जो हमारा वर्गीकरण होगा वो होगा हमारे, नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा वो होगा हमारे नंबर थर्ड। बात करें प्रशासनिक वन या लीगली फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट हो जाएगा? प्रशासनिक वन या लीगली फॉरेस्ट। अब प्रशासनिक वन या लीगली फॉरेस्ट को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर रिजर्व फॉरेस्ट,
नंबर सेकंड की बात करें, पहला तो हो जाएगा रिजर्व फॉरेस्ट। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। नंबर थर्ड की बात करें तो हो जाएगा विलेज फॉरेस्ट। और नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ पर हो जाएगा हमारे अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो प्रशासनिक या लीगली जो फॉरेस्ट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। और नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारे अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इन सभी के बारे में हमको पता होना चाहिए। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो बात करें रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? तो रिजर्व को हम कह सकते हैं सुरक्षित वन, यानी कि वह वन जो भारत सरकार के द्वारा या राजस्थान या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किए जाते हैं, उनको हम रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, ऊपर जंतु की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। और रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर उन फॉरेस्ट को रखा जाता है जहाँ पर जो प्रजातियाँ पाई जाती है, चाहे वो जंगली प्रजातियाँ हो, पादप प्रजातियाँ हो सकती हैं, उनका विलुप्त होने की जो कगार होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उन्हें हम रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर रखते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? तो वे चीज़ें आएंगी जो क्या करते हैं, किसी भी वह वन जो सुरक्षा का काम करते हैं। अब सुरक्षा के लिए हम चाहे वो मर्दा के लिए हो सकता है सुरक्षा का काम, हमारे जंगलों के यानी वन्य प्रजातियाँ होती हैं उनके सुरक्षा के लिए हो सकता है, उन्हें हम प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें विलेज फॉरेस्ट, यानी कि जो गाँव के आसपास जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हम विलेज फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और जो विलेज फॉरेस्ट होता है इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जो गांवों के अंदर जो जानवर पाए जाते हैं या मवेशी पाए जाते हैं उनके चराने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और गांवों में जो जलाव लकड़ी होती है वो इन्हीं से प्राप्त होती है, ईंधन इन्हीं से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी हमें रोजगार के जो छोटे मोटे अवसर प्राप्त होते हैं गांवों के अंदर, वो हमें विलेज फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं। तो ये विलेज फॉरेस्ट की विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है? तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि अनक्लास्ड यानी कि जिसकी कोई क्लास नहीं होती है, यानी कि जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते हम, यानी कि जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है। उसके अंदर हम उसका गवर्नमेंट भी उसके अंदर जो सरकार होती है वो भी उसके अंदर कुछ भी कर सकती है, लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मवेशी चढ़ सकते हैं, जिसके अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या किस नाम से जानते हैं? अनक्लास्ड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से जो वन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फॉरेस्ट होगा वो होगा हमारे रीजनरेशन के आधार पर। किसके आधार पर? रीजनरेशन के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। नंबर 4 की बात करें तो बेस्ड ऑन रीजनरेशन, यानी कि पुनर्जनन के आधार पर। किसके आधार पर? पुनर्जनन के आधार पर वन का वर्गीकरण। ठीक है ना। तो नंबर 4 हो जाएगा हमारे बेस्ड ऑन रीजनरेशन। रीजनरेशन के आधार पर जो फॉरेस्ट होता है इनको हम जनरली 2 भागों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट हो जाएगा हाई फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट? हाई फॉरेस्ट। और नंबर सेकंड हो जाएगा कोफिस फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा? या कोफिस नहीं होगा, कोपिस फॉरेस्ट। ठीक है ना। तो रीजनरेशन के आधार पर 2 प्रकार का हो जाएगा फॉरेस्ट। एक तो हो जाएगा हाई फॉरेस्ट और दूसरा हो जाएगा कोपिस फॉरेस्ट। ठीक है ना। तो इनके अंदर हमको क्या क्या जानकारी पता होनी चाहिए? तो जो हाई फॉरेस्ट होता है, हाई फॉरेस्ट का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो इनका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? सीड या बीज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जो हाई फॉरेस्ट होता है इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। और यदि किसी फॉरेस्ट का निर्माण बीज के द्वारा होता है तो उनसे निर्मित जो वृक्ष होंगे उनकी जो हाइट होगी वो लगभग हाइट आप ये मान के चलिए इनकी जो हाइट होगी वो 150 मीटर के आसपास होगी। कितने मीटर होगी? 150 मीटर के आसपास होगी। यानी कि वृक्षों की जो लंबाई होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। वो जो वन होंगे वो इनसे जो वृक्षों का निर्माण होगा और उनके द्वारा जो वन का निर्माण होगा वो बहुत ही ज़्यादा सघन होंगे। वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा पाई जाएगी। और वहाँ पर जो मिलने वाले जो वृक्ष होंगे उनकी भी संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी। और वहाँ पर जो मौजूद जो जंगली प्रजातियाँ होंगी वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी। और वहाँ का जो इकोसिस्टम होगा वो स्थायित्व होगा, यानी कि जो परमानेंट टाइप का वहाँ का इकोसिस्टम होगा। तो ये सारी जो विशेषता होती है ये किसके अंदर पाई जाती है? हाई फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती है। इसके बारे में हमको जानकारी पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें कोपिस फॉरेस्ट की बात करें तो कोपिस फॉरेस्ट के अंदर जो कोपिस होता है, इसका जो कोपिस फॉरेस्ट होता है इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? कोपिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोपिस के द्वारा होता है। और कोपिस क्या होता है? तो ये जब हम टर्मिनोलॉजी या शब्दावली पढ़ी थी तभी इसके अंदर हमने देखा था कोपिस क्या होता है। तो जब हम किसी वृक्ष को, ये हमारा वृक्ष हो गया, जब इसको भूमि की सतह से या फिर भूमि की सतह से 1 फीट ऊपर से काट देते हैं और वहाँ से जब कई सारी शाखाएं निकलती हैं उससे एक नए वृक्ष का निर्माण होता है, उसे हम कोपिस कहते हैं। और जो कोपिस जो फॉरेस्ट होता है
उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? कॉपीज के द्वारा होता है। ये इन्फॉर्मेशन या ये सूचना हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें से सीधा सीधा प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जो हाई फॉरेस्ट होता है, हाई फॉरेस्ट का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। और कॉपीज जो फॉरेस्ट होता है, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? कॉपीज के द्वारा होता है। ये हमको पता होना चाहिए। तो हमारा जो चौथा जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन था वो कौन सा हो जाएगा? बेस्ड ऑन रीजनरेशन होगा। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला जो क्लासिफिकेशन का आधार होगा, उसके बात करें हम, तो अगला जो हमारा जो क्लासिफिकेशन का आधार हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे आयु के आधार पर। नंबर 5 हो जाएगा किसके आधार पर? आयु के आधार पर, ठीक है ना। किसके आधार पर? आयु के आधार पर, यानी कि बेस ऑन एज, ठीक है ना। तो बेस ऑन एज के आधार पर हो जाएगा किसके आधार पर? बेस ऑन एज, यानी कि आयु के आधार पर या उम्र के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो आयु के आधार पर जो फॉरेस्ट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? आयु के आधार पर फॉरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट हो जाएगा इवन फॉरेस्ट, या इसी को बोलते हैं रेगुलर फॉरेस्ट, रेगुलर इवन या रेगुलर फॉरेस्ट। और दूसरा होता है इरेगुलर या इवन फॉरेस्ट, ठीक है ना, इवन फॉरेस्ट। तो आयु के आधार पर जो फॉरेस्ट या जो वन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेगुलर फॉरेस्ट और इरेगुलर फॉरेस्ट। अब इन दोनों की खासियत की बात करें तो जो रेगुलर जो फॉरेस्ट होते हैं इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर किसी एक विशेषता की बात करें तो इनके अंदर क्या होगा? एक विशेष वृक्ष या पेड़ की प्रधानता इसके अंदर क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी कि इसमें इवन का अर्थ क्या होता है? तो इवन का अर्थ होता है समान। इवन का अर्थ क्या होता है? समान। यानी कि ऐसे वृक्ष जहाँ पर एक ही प्रकार की प्रजाति के वृक्षों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, या उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उन्हें हम किस श्रेणी में रखेंगे? उन वनों को हम रेगुलर या इवन फॉरेस्ट की श्रेणी में रखेंगे। जैसे उदाहरण की बात करें हम सीता माता अभ्यारण्य, यानी कि सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो वहाँ पर सागवान वृक्ष की प्रधानता ज़्यादा है। तो जो सीता माता अभ्यारण्य होगा वो किस श्रेणी के अंदर आ जाएगा? वो हमारे रेगुलर या इवन श्रेणी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इरेगुलर के अंदर की बात करें तो इरेगुलर जो वन होंगे वहाँ पर जो वृक्ष होंगे, यानी कि इसके अंदर इरेगुलर के अंदर वृक्ष की अनियमितता होती हैं। यानी कि इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। इसमें कोई सा भी वन या कोई सा भी इसमें वृक्ष हो सकता है, चाहे वो हमारे अशोक का हो सकता है, चाहे वो नीम का हो सकता है, खेजड़ी का हो सकता है, या फिर यूकेलिप्टिस हो सकता है, या फिर हमारे सागवान हो सकता है। किसी भी प्रकार का वहाँ पर वृक्ष हो सकता है। तो अगर ऐसे वृक्ष जहाँ पर वृक्षों की अनियमितता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि अलग अलग प्रकार के वहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, तो ऐसे वनों को हम इरेगुलर या इवन फॉरेस्ट के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट बात करें, इन दोनों में मेन डिफरेंस तो हो गया, एक में वृक्ष की प्रधानता ज़्यादा होती है और दूसरे में वृक्ष की प्रधानता कम होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों में जो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता होती है वो किसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो हम बात करें जो इरेगुलर या इवन जो प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं इनके अंदर क्या होता है? जैव विविधता की बात करें तो इनके अंदर जो जैव विविधता होगी वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। कारण क्योंकि यहाँ पर जो वृक्षों की जो संख्या है, उनकी जो प्रजातियाँ हैं वृक्षों की, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर जो वृक्ष होंगे उनकी अलग अलग कई प्रजातियाँ पाई जाती है। जैसे नीम हो सकता है, नीम की अलग अलग प्रजातियाँ हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें अशोक हो गया, अशोक एक अलग प्रजाति हो गई, नीम एक अलग प्रजाति होगी, आम एक अलग प्रजाति होगी, खेजड़ी एक अलग प्रजाति हो गई, अशोक एक अलग प्रजाति हो गई, यूकेलिप्टिस एक अलग प्रजाति होगी। तो अगर ऐसा वन जहाँ पर लगभग 100 से 500 पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं तो उसे हम A1 फॉरेस्ट कहेंगे। और जहाँ पर केवल वर्ग विशेष या एक ही प्रकार के वृक्ष की प्रधानता ज़्यादा होती है उसे हम E1 फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी इसके अंदर या जैव विविधता इसके अंदर कम होगी, और इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो इसके अंदर ज़्यादा होगी, और बायोडाइवर्सिटी से संबंधित इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्या होगी? कम होगी। ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जो फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने 5वां क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। कौन सा? आयु के आधार पर या बेस ऑन एज के आधार पर फॉरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, इवन या रेगुलर फॉरेस्ट या इरेगुलर फॉरेस्ट। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं नंबर 6 फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, वो देख लेते हैं हम। नंबर 6 जो फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, और वो कौन सा हो जाएगा? तो नंबर 6 जो हमारे फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन होगा उसकी हम चर्चा करते हैं। तो वो हमारे क्लासिफिकेशन हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा हमारे वन नीति के आधार पर। वन नीति यानी कि फॉरेस्ट पॉलिसी
बेस्ड ऑन फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि वन नीति के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। तो वन नीति के आधार पर जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है वो कितने भागों में किया गया है? वन नीति के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट बात करें तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। कौन सा हो जाएगा? प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे नेशनल फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट? नेशनल फॉरेस्ट। नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, नंबर सेकंड हो जाएगा नेशनल फॉरेस्ट, और नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा हमारे विलेज फॉरेस्ट। कौन सा हो जाएगा? विलेज फॉरेस्ट। और नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारे ट्री लैंड। कौन सा हो जाएगा? ट्री लैंड। तो इस प्रकार से जो वन नीति है या फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से? नाम पता होना चाहिए। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और ट्री फॉरेस्ट। ये नाम हमने पहले भी जो हमने प्रशासनिक वन के आधार पर जब इसका वर्गीकरण किया था तब भी देखा था, उसके अंदर भी लगभग यही नाम थे। अब ये कई नाम कई बार रिपीट होंगे लेकिन उनका जो आधार होगा वो क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं हम फॉरेस्ट पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो फॉरेस्ट पॉलिसी भारत के अंदर सबसे पहले कब आई थी? तो भारत के अंदर जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कब आई थी? 1952 के अंदर आई थी। 1952 के अंदर आई थी। कौन सी पॉलिसी? फॉरेस्ट पॉलिसी या राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भारत में पहली बार कब आई थी? 1952 के अंदर आई थी, जिसके अंदर यह बताया गया था कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए। इंडिया के अंदर तो 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, और वर्तमान में कितने परसेंट है? तो 24.56% पर भारत के अंदर वन क्षेत्र हैं। ठीक है ना, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें जो राष्ट्रीय वन नीति थी, इस नीति के अंदर यह बताया गया था कि हमें किस प्रकार से वनों का संरक्षण करना चाहिए, कौन कौन से हमें कानून बनाने चाहिए ताकि हम वनों और वन्य जीवों का संरक्षण कर सकें, और हमें वनों के संरक्षण के लिए हमें किस प्रकार से हम किसी वन को हम राष्ट्रीय उद्यान घोषित करें या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करें, या फिर हम उसको रामसर साइट घोषित करें, या फिर हम कह सकते हैं अल्टीमेटली वन्य जीव अभ्यारण्य हम उसे किस प्रकार से घोषित करें, और उसके लिए हमको क्या क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए और कौन कौन सा हमें जोन बनाने चाहिए ताकि हम वन्य जीवों का संरक्षण भी कर सकें, या हम जंगल या वनों का संरक्षण भी कर सकें, और हम जनता और या आम आदमी के बीच में उसका आपसी सामंजस्य भी किस प्रकार से बना सकें। उसके लिए 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ों का मेंशन किया गया था। जब हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद में हम, यानी कि फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन के बाद में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट पॉलिसी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तब उसके अंदर हम विस्तार से इन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं। फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? तो 1952 के अंदर फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, और फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर कितने परसेंट क्षेत्र पर वन होने चाहिए? 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, और वर्तमान में कितने परसेंट क्षेत्र पर वन है? तो 24.56% भाग पर वन है। अब हम जो फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है उनके अंदर हम क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की बात करें तो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के अंदर हम क्या चीज़ मेंशन कर सकते हैं? तो वह वन जो सुरक्षा का काम करते हैं उन्हें हम प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें हम, अगर कोई वृक्ष या फॉरेस्ट जो सॉइल का इरोजन को रोक रहे हैं तो वो हमारे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट हो जाएगा। अगर कोई हमारे अत्यधिक तीव्र हवा चल रही है अगर उसको रोकने का काम कर रहे हैं तो वो हमारे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट हो जाएगा। अगर कोई फॉरेस्ट है जो समुद्र के किनारे आसपास मौजूद है और वहाँ पर वो जो समुद्र की ऊंची जो लहरें उठ रही हैं उनको रोकने का काम कर रहा है तो वो हमारे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट हो जाएगा। अगर आंधी अत्यधिक तीव्र वर्षा हो रही है, आंधियाँ चल रही हैं, अगर उनको रोकने के काम कर रहा है अगर कोई फॉरेस्ट तो वो हमारे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के अंदर कई सारी चीज़ों का हम मेंशन कर सकते हैं। इसके अंदर हम वायुरोधी वृक्ष भी ले सकते हैं और शेल्टर बेल्ट भी ले सकते हैं। किसके अंदर? प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के अंदर। तो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के अंदर आप अपने हिसाब से अपने सोचने की क्षमता के आधार पर बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। मैं तो केवल आपको 2-3 चीज़ों का उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे सोइल इरोजन हो गया, वो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट का एग्जांपल हो जाएगा, और आंधी तूफान को रोकने के लिए वो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट का एग्जांपल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त समुद्री तटीय सुनामी को रोकने के लिए अगर कोई फॉरेस्ट काम आ रहा है तो हमारा प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट हो जाएगा। जैसे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के अंदर हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट आ जाएगा, यानी कि मैंग्रोव वन आ जाएंगे। वो मैंग्रोव वन भी क्या करते हैं, वहाँ पर जो समुद्र की जो लहरें होती है उनको वो अंदर आने से रोकने का काम करते हैं, तो वो हमारे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना। इस प्रकार आप अपनी सोचने की क्षमता के आधार पर इनके बारे में आप आराम से चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको नाम पता होना चाहिए कि हमें कौन सा फॉरेस्ट लेना है। ठीक है ना। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम नेशनल फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय वन। राष्ट्रीय वन क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय वनों का जो राष्ट्रीय जो वन होते हैं ये किसके द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं? तो भारत सरकार के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। और इसके ऊपर जो नेशनल जो फॉरेस्ट होते हैं इनके ऊपर जो नियंत्रण रखा जाता है वो टोटली किसका नियंत्रण रहता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, या जो सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनका नियंत्रण रहता है। इसके अंदर अलग अलग जोन बनाए जाते हैं। जो नेशनल जो फॉरेस्ट होते हैं इसके अंदर 3 जोन बनाए जाते हैं, यानी कि
तीन जोन बनाए जाते हैं, जिसके अंदर बफर जोन आता है, कोर जोन आता है, एक आता है ट्रांजिशन जोन। इन तीनों जोन की अलग अलग विशेषता होती है। जब हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन पढ़ेंगे तब उसके अंदर ये चीज़ें हम मेंशन करेंगे, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ें किसके अंदर होती है, नेशनल फॉरेस्ट के अंदर होती है। उसी आधार पर नेशनल फॉरेस्ट को अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा जाता है कि किसके अंदर आम आदमी जा सकता है, पशुचारण कर सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, किस जोन के अंदर रिसर्च लोग रिसर्च या जो सरकार के जो कर्मचारी होते हैं वो जा सकते हैं। तो वो सब किसके अंदर आता है, नेशनल फॉरेस्ट के अंदर आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट यानी कि गांव के आसपास या विलेज के आसपास जो वन होते हैं उन्हें हम विलेज फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और इनकी क्या विशेषता होती है, तो इनकी प्रमुख विशेषता हो जाएगी, नंबर फर्स्ट हो जाएगी, विलेज फॉरेस्ट से हमें क्या जलाव लकड़ी प्राप्त होती है और ईंधन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हमें छोटे मोटे रोजगार की जो प्राप्ति होती है वो विलेज फॉरेस्ट से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें विलेज फॉरेस्ट के अंदर हम पशुचारण कर सकते हैं और वहाँ पर हम आसानी से घूमने जा सकते हैं और अन्य प्रमुख क्रियाएं कर सकते हैं किसके अंदर, विलेज फॉरेस्ट के अंदर। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हो जाएंगे किसके, विलेज फॉरेस्ट के। अब बात करते हैं ट्री लैंड। ट्री लैंड क्या होती है, तो ऐसी भूमि जहाँ पर केवल वृक्ष उगे हुए होते हैं और उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, तो उसे हम ट्री लैंड के नाम से जानते हैं। या ट्री लैंड को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसे हम नाम दे सकते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इसे हम एक को नाम दे सकते हैं क्या, ट्री लैंड को हम नाम दे सकते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट, यानी कि ऐसा जंगल या ऐसा वन जिसका किसी का नियंत्रण नहीं होता है, उस पर हम वो सारी क्रियाएं कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। ऐसे फॉरेस्ट या ऐसे वन को हम ट्री लैंड या अनक्लास्ड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम प्रमुख रूप से पशुचारण कर सकते हैं, खुले के अंदर जंगल जलाव लकड़ी ला सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जंगल में हम इस प्रकार के फॉरेस्ट के अंदर हम वनों की कटाई भी कर सकते हैं, यानी कि जो पेड़ होंगे उनकी कटाई भी कर सकते हैं और अत्यधिक वन लगा भी सकते हैं। तो वो सारी क्रियाएं हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके आधार पर जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है, चार भागों में किया गया, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और ट्री लैंड या हम कह सकते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इसके आधार पर किसके आधार पर किया गया है, फॉरेस्ट पॉलिसी के आधार पर किया गया है। तो ये हमारा जो फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, हमारे छठा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद में सातवां बचा हुआ है, उसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्योंकि अगर सातवां जो हमारा क्लासिफिकेशन है जलवायु के आधार पर, अगर उस क्लासिफिकेशन को हम पढ़ने लगेंगे अभी तो ये मान के चलिए कि ये क्लास 1 घंटा और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यानी कि अगर हम सातवां क्लासिफिकेशन देखते हैं, सातवां क्लासिफिकेशन का नाम क्या है, तो सातवां क्लासिफिकेशन हो जाएगा हमारा किसका, जलवायु के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। जलवायु के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो जलवायु के आधार पर जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है वो किसने किया, ये सभी डिटेल हम देखेंगे। लेकिन अगर हम इसे विस्तार से देखेंगे तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इसको नेक्स्ट डे यानी कि कल देखेंगे, लेक्चर 4 के अंदर जलवायु के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। विस्तार से देखेंगे इसको केवल, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो हमारे फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है वो कौन सा हो जाएगा, जलवायु के आधार पर या पारिस्थितिकी के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। वो भारत के द्वारा जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन मान्य है वो कौन सा हो जाएगा, जलवायु के आधार पर ही फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन मान्य है। तो इसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना होगा। इसके अलावा आज हम केवल इसकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो जलवायु के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो फर्स्ट बात करें हम, जो जलवायु के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट का वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था कैंपमन व स्मिथ। ये दो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ये वर्गीकरण दिया गया था। और कब दिया गया था, 1968 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था, कैंपमन व स्मिथ के द्वारा 1968 के अंदर ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। और इन्होंने कैंपमन व स्मिथ ने भारत के अंदर जो जलवायु के आधार पर जंगल या वन का जो वर्गीकरण किया गया है वो 5 वृहद समूह में किया गया। 5 वृहद समूह में वन का वर्गीकरण किया, ठीक है ना। तो जलवायु के आधार पर जो वर्गीकरण वो किसने किया था, तो कैंपमन व स्मिथ ने किया था। कब किया, 1968 के अंदर किया था। और इन्होंने जलवायु के आधार पर भारत के अंदर जो वर्गीकरण किया गया वो 5 भागों में किया गया। और कौन से भागों में, इनके नाम भी हम आगे चर्चा करेंगे। 5 वृहद समूह में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कितने भागों में किया गया या समूह में किया गया, तो 5 वृहद समूह में किया गया। अब इन 5 वृहद समूह को 16 उप भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्मिथ और कैंपमन वैज्ञानिक थे, इन्होंने 5 भागों में ओवरऑल भारत को 5 भागों में बांट दिया कि रेगिस्तानी वन एक तरफ होंगे, सदाबहार वन एक तरफ होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 नाम दिए। अब उन 5 नामों के अंदर भी उन्होंने 16 उप भागों में उनका विभाजन किया। अब इनके नाम की बात करें तो जलवायु के आधार पर हम वनों को 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, प्लेन और माउंटेन
ये 5 इसका जो मेजर जो क्लासिफिकेशन होगा वो हो जाएगा 5। कौन कौन से? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, प्लेन और माउंटेन। ये हो जाएगा हमारे 5 वृहद समूह हो जाएंगे। अब जैसे हम बात करें ट्रॉपिकल के अंदर स्मिथ और कैंपमैन ने ट्रॉपिकल के अंदर 7 और उपभागों में वनों का क्लासिफिकेशन किया गया है। इस प्रकार 16 उपभागों में इन्होंने टोटल 5 वृहद समूह को विभाजित किया गया है। इन 5 वृहद समूह के नाम क्या हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और इन 5 वृहद समूह हैं इनके अंदर जो 16 उपभागों में इनको विभाजित किया गया है, इनके नाम भी देखेंगे, इनकी क्या क्या विशेषताएं वो भी देखेंगे, और ये कहाँ कहाँ पर भारत के अंदर पाए जाते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। अगर आज का सेशन आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इससे संबंधित और नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद, इसी जोश, इसी उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।